हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका एसएससी सीजीएल 2025 मैथ्स सेक्शनल मॉक्स की इस नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले मैं मेरी बात करूं तो मैं आप ही की तरह एक एस्पिरेंट हूं जो लास्ट 2 ईयर से सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा हूं और हमारी इस वीडियो का फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर है। वीडियो के स्टार्टिंग के 5 से 7 मिनट हम पिछले मॉक के प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस का बेस्ट पॉसिबल अप्रोच डिस्कस करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट मॉक अटेम्प्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, ये ना ही तो कोई मैथ्स लेक्चर है और ना ही एक्सप्लेनेशन वीडियो। यहाँ हमारा मकसद मैथ्स सीखना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद ये देखना है कि मैथ्स को एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करें, यानी बिल्कुल एग्जाम होल अप्रोच को फॉलो करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए और आपको इस अप्रोच से हेल्प मिले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पिछले मॉक के सॉल्यूशंस को देखते हैं। अच्छा, तो इसमें मार्क्स अपने बहुत कम थे, क्यों थे अभी देख लेते हैं। जो जो क्वेश्चन अपने नहीं आए थे। अच्छा, एक तो क्वेश्चन ये था 8वां क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा था, इसमें कहाँ गलती की थी वो सब देखेंगे। पहले बोल रहा है कि 1800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई है। 18 महीने बाद 1200 रुपए और उधार दिए गए हैं जिनकी दर मूल दर से 2 गुनी है। 2 वर्षों के बाद टोटल ब्याज दे रखा है। अब इसने क्या बोला है कि 1800 रुपए उधार दिए हैं, कितने साल के लिए? टोटल 2 साल के लिए, पूरे 2 साल के लिए हैं। तो 1800 का एक बार के लिए पूरे 2 साल के लिए उधार दे दिया। रेट अपन मान लिए आर बटे 100, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब उसके बाद में उसने 1200 रुपए और दिए, ये पूरे 2 साल में होंगे। कब दिए? लेकिन 18 महीने बाद में, यानी उसने ये सिर्फ 6 महीने के दिए, यानी 0.5 ईयर्स के लिए दिए। तो 1200 गुणे 0.5 ईयर और रेट कितनी हो गई? डबल बटे 100 और इसकी वैल्यू दे रखी थी 144। बस इसको इसे काट दिया, 18 दूनी 36 आर प्लस ये कितना हो गया 12 आर। ठीक है, ये 144, ये होता है 48 आर और ये 144, ये इसका 3 गुना है। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाती है अपने पास? 3%। गलती कहाँ हो रही थी अपने से? यहाँ इस क्वेश्चन में जो दिया ना कि अतिरिक्त राशि उधार दी गई, तो यहाँ मैं क्या कर रहा था कि 1800 रुपए सिर्फ 18 महीने तक है ना। तो ये जो रेट है ना, ये रेट ये 2 गुना की है, ये 2 गुना मैं इस 1800 रुपए पे भी कर दे रहा था। ये जो 1800 है ना, इन पे भी 2 गुना रेट से इस 6 महीने के लिए निकाल रहा था। बल्कि ये 1800 रुपए तो सिर्फ जो आर है ना उसी रेट से 2 साल के लिए है, और ये जो 1200 रुपए है ये 2 गुना रेट के लिए सिर्फ 1200 रुपए है। इसमें ये मिस्टेक हो रही थी, बाकी इतना हार्ड नहीं था, ये इजी था। बाकी ये क्वेश्चन इसमें क्या था, खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या दे रखी है और इसको 100 ठोस गोलों में बनाया गया है। अच्छा, तो इसमें क्या ही है, इसमें था कि जैसे 4/3 पाई आर क्यूब है, खोखला गोला है, तो आर क्यूब माइनस आर क्यूब, यानी जो बाहरी त्रिज्या है ना उसके क्यूब में से आंतरिक त्रिज्या घटाएंगे। बाहरी 20 का क्यूब हो गया, आंतरिक आर मान लेते हैं, और इसको 100 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि 100 छोटे घन बनाएंगे तो छोटे घन के आयतन के बराबर हो जाएगा। फिर ये 4/3 पाई घन नहीं, सॉरी, छोटे गोले के बराबर हो जाएगा। तो छोटे गोले का आयतन त्रिज्या कितनी है? 4 का क्यूब। तो अब इसमें 4/3 पाई से तो ये कट जाएगा, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। ये 4 का क्यूब है तो ये 64 होगा, ये इधर गुणा होगा तो ये 6400 हो गया। और ये 20 का क्यूब 8000 है और आर क्यूब, तो 8000 माइनस आर क्यूब। अब 8000 में से 6400 गए तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1600। तो 1600 किसका क्यूब है ये निकालना है। तब इसके लिए अपन क्या देखेंगे भाई, 11 का है 1331 होता है, 12 का 1716 से ज़्यादा चला जाता है, तो 11 से कुछ ज़्यादा। बस बाई ऑप्शन टिक करके आगे। अच्छा, अब ये गलत हुए हैं, ये क्वेश्चन क्यों गलत हुए हैं? अच्छा, अब ये क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है। अब ये नया क्वेश्चन था, मतलब एकदम से ऐसा आया नहीं। बाकी ये जो ये मॉक्स है ना, ये सिमिलर पेपर है, तो इन मॉक्स में क्या हो रखा है, ये सेम नहीं है। मैं इतने दिन क्या समझ रखा था कि ये जो सिमिलर पेपर है ना, ये और जो मेन पेपर है वो सेम ही है, लेकिन ये सिमिलर नहीं है। मतलब क्वेश्चन सेम है, इसमें कुछ संख्या मान ये चेंज करके इन क्वेश्चन को दे रखा है। इस वजह से ये थोड़े अटपटे क्वेश्चन बन जा रहे हैं, इस वजह से अपने को परेशानी हो रही है। तो आज अपन क्या करेंगे, जो नेक्स्ट मॉक देंगे ना वो एग्जैक्ट इसमें पेपर है उनको देंगे, ये सिमिलर पेपर नहीं देंगे। मैं इतने दिन का सिमिलर इसलिए दे रहा था, मेरे को लग रहा था कि भाई ये दोनों सेम ही है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैं सिमिलर अटेम्प्ट कर देता था। क्योंकि सिमिलर को ज़्यादा लोग अटेम्प्ट कर रखे हैं तो उसमें कंपेरिजन अच्छा हो जाता है। बाकी ये जो दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, 16 बराबर छोटे घनाभों में विभाजित करने के लिए आवश्यक सीधी कटौती के न्यूनतम संख्या निर्धारित करें। अब घनाभ है, 3 आयाम होते हैं उसमें, तो नॉर्मली तो ये अपने पास जो भी आपसे वैल्यू क्वेश्चन आते थे ना, तो ये 3 आयाम के हिसाब से ये जो भी वैल्यू देता था ना वो क्यूब देता था। तो ये जिसका भी क्यूब होता
तो उस क्यूब के हिसाब से अपन उसमें कट लगा लेते, यानी उससे एक कम, यानी जितने भी अगर उसमें चार भागों में डिवाइड करना है तो कट कितने लगते हैं, 3, यानी एक कम करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, यानी किसी भी दो आयाम पे यानी तीनों आयाम पे बराबर बराबर कट नहीं लगाएंगे। तो वो कट कितने लगेंगे ये निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यानी ये जो है ना इसको कोई भी तीन संख्याओं के मल्टीपल के रूप में लिखेंगे एक के अलावा। तो एक के अलावा इसके तीन मल्टीपल यही बनते हैं 4, 2 और 2, यानी एक साइड से तो 4 भागों में बांटेंगे, एक साइड से 2 भागों में, किसी भी साइड मान लो चाहे इस ग्राफ की, और एक साइड से फिर से 2 भागों में बांटेंगे। तो यानी तीनों साइडों से इस प्रकार से इसको बांटेंगे, तब जाके अपने को 16 बराबर छोटे ग्राम मिलेंगे। तो अब ये 4 भागों में बांटने के लिए कितने कट लगेंगे, इधर 3, इधर 2 भागों में बांटने के लिए कितने कट लगेंगे, 1, और 2 भागों में बांटने के लिए 1 कट। तो टोटल कितने कट हो गए, 5 कट। ये करना था, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, बाकी इसको अपन ने सीधा ही कर दिया था तो ये गलत हो गया। बाकी ये 19वां क्वेश्चन है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दे रखा था, दो बिंदु दे रखे हैं 4, 10, 16 और -2, बीच में एक रेखा दे रखी है M जो लंबवत है, ये M रेखा है। तो इसका मान 16 और 4 20/2 यानी 10 और 4, ये इस पॉइंट की वैल्यू आ गई। अपने को पूछा क्या था, M का y अक्ष अंतःखंड। तो इस M रेखा का y अक्ष अंतःखंड निकालने के लिए इस रेखा का समीकरण निकालना पड़ेगा अपने को। इसका समीकरण निकालने के लिए एक तो ये बिंदु दे ही रखा है और इसकी प्रवणता निकाल लेंगे तो इस रेखा का समीकरण आ जाएगा। अब प्रवणता निकालने के लिए इस रेखा की प्रवणता निकालेंगे पहले, और फिर ये दोनों 90 डिग्री पे हैं तो इनकी प्रवणता का मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा, उस हिसाब से निकाल लेंगे। तो इसकी प्रवणता m कितनी आएगी इस रेखा की, तो सबसे पहले y2 - y1 यानी -2 -10 यानी -12/16 -4/12 यानी m1 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। और तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई -1 होना चाहिए तो वो तभी होगा। तो इसकी प्रवणता कितनी आ गई, 1। तो 1 प्रवणता और 10 4 से होने वाली रेखा का समीकरण कितना हो जाएगा, y = x + c, और ये x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 4 और ये 10, तो ये 4 गया तो -6, तो यानी y = x - 6, ये रेखा का समीकरण आ गया। अब पूछा गया था अपने को y अक्ष का अंतःखंड, y अक्ष का अंतःखंड निकालना है, x की वैल्यू 0 करो तो y अक्ष का अंतःखंड कितना आ गया, -6। 22वां क्वेश्चन था, इसमें मतलब लास्ट यूनिट डिजिट देखने के चक्कर में सिर्फ 0 को ही देखे, और 0 को देख के दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन था तो दो में से एक टिक लगा के मार्क एंड रिव्यू कर दिए थे, अगर टाइम बचेगा तो कैलकुलेट करेंगे वरना नहीं करेंगे। बाकी इसमें अपने को कैलकुलेट करना ही नहीं था, वो यूनिट डिजिट देखे ना तो वो एक अंक छोड़ के देखना था, वो गलती की। अब एक अंक छोड़ के कैसे देखते, ये यहाँ पे जो भी दे रखा है ना a³ + b³ - c³ दे रखा है, तो ये कौन सा फॉर्मेट बनेगा, a³ + b³ + c³ - 3abc = 0। तो इसमें अगर a + b + c की वैल्यू 0 आती है तब ये 0 होता है, a + b + c की वैल्यू 0 आती है तो ये 0 हो जाता है। तो a³ + b³ + c³ बराबर कितना होता है, 3abc, ये होता है। तो अपन इसी को डायरेक्ट निकालने के लिए, अब ये 88 का क्यूब है, ये 70 का क्यूब है, तो 88 + 70 - 158 0 बन रहा है, ये 0 बन रहा है तो ये इसको फॉलो करेगा। तो इसको लिखने के लिए अपन लिखेंगे 3 × 88 × 70 और मल्टीप्लाई -158। तो अपन यहाँ 0 देख के देखें कि लास्ट में यूनिट डिजिट 0 आएगा, वो बात सही है 0 आएगा, लेकिन 0 2 में था, तो अब क्या करेंगे, इस 0 को हटा के बाकी के डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड लास्ट डिजिट पता चल जाएगा अपने को, सेकंड लास्ट डिजिट पता चल जाएगा, उससे अपन ऑप्शन टिक मार देंगे। जैसे 8 × 24 यानी 4, 7 चौक 28 8 और 8 फंटे 64 यानी 4, 0 के जस्ट बाद वाले वो क्या आएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो अपन को ये टिक करने देता बिना कैलकुलेट किए। और 22वां क्वेश्चन है, ये तो सही था, इसमें क्या था, ये 18/32 लिख दिए थे, ये 9/16 मान रखा है, तो ये इनकी गलती है क्योंकि ये सिमिलर पेपर बनाने के चक्कर में वो वैल्यू चेंज करके ऑप्शंस को कुछ इस हिसाब से एडजस्ट कर दिए। ठीक है, तो ये थे अपने इस पिछले मॉक्स के क्वेश्चन। तो अब अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट मॉक, जो कि अपन देंगे 17 सितंबर की सेकंड शिफ्ट का। लेकिन अब की बार ये जो सिमिलर दे रहे थे ये नहीं देंगे, अपन देंगे अब 2025 एग्जैक्ट, ये दिए नहीं, इतने दिन से अटेम्प्ट नहीं किए, तो अब देंगे 17 सितंबर शिफ्ट 2, 17 सितंबर शिफ्ट 2। ये मैंने देखो आज दिन में चेक किया था, इसको चेक किया कि भाई इनमें सिमिलर हैं या नहीं, तो ये सेम नहीं है बिल्कुल भी, ये अलग अलग है मॉक। मतलब इसमें
क्वेश्चन सेम है, बस वैल्यू चेंज कर रखी है। तो आज देंगे हम 17 सितंबर शिफ्ट सेकंड का मॉक। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। इतने दिन से सिमिलर दे रहे थे, आज सिमिलर नहीं सेम पेपर देंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कैलकुलेटिव है क्या, बाद में देख लेंगे। P प्लस क्यू का 20%, P माइनस क्यू का 50%, तो P प्लस क्यू गुणे 20, P माइनस क्यू बराबर 50। 0 से 0 गया, 2P 5P, तो 3P हो गया। ये 2Q माइनस 5Q 7Q हो गया। P बटे Q पूछा है, तो 7/3 खत्म। दो दालों की कीमत को मिलाता है, 80 रुपये है, दूसरी की 100 है, 3:1 है। मिश्रित कीमत 91.80 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत 80, 100, 3 और 1, 8 ये 24 और 100/4 यानी 0, 4, 3/4, 4 अंटे 32, 4 पंजे 20, 85 में खरीदा है। बेच कितने में रहा है? 91.80 में, यानी 6.8 का प्रॉफिट। तो ये 1 0 से तो कट गया, और ये हो गया 5 2, ये 17, 17 चौके 68, 4 दूनी 8% प्रॉफिट। ए और बी 45,000 और 60,000 का निवेश किया। 8 महीने तक व्यवसाय में रहा, बी 6 महीने तक रहा। यदि कुल लाभ 36,000 तो ए का हिस्सा। तो ए और बी 45 और ये 60, ये 8 महीने और ये 6 महीने। तो इसको 3 3 3 9 से काट दिए 5, तो ये 20 और ये 2, तो 20 दूनी 40 और ये 8 पंजे 40, 1 1 36 में से 18,000 हो जाएगा हिस्सा। 30 छात्रों का औसत वजन 60, यदि एक छात्र को उठा दिया जाए तो औसत वजन 59.5 हो जाता है। तो उठाए गए छात्र का वजन, यानी पहले 60 था तो वो अपना 60 तो ले गया, वो ले गया, यानी 60 तो ऑलरेडी ले गया होगा। उसके अलावा जो बाकी के 29 छात्र बचे हैं उनमें से 0.5 और ले गया होगा। तो यानी 15 नहीं ले गया, 14.5 ले गया। तो 4 और 7 74.5 किलोग्राम वजन। 40 लड़कों के एक समूह में औसत ऊंचाई शुरू में 160, हालांकि बाद में पता चला कि एक लड़के की ऊंचाई गलत तरीके से 165 दर्ज की गई थी, जबकि वह 156 सेंटीमीटर होनी चाहिए थी। 156 से 165 दर्ज कर रखे हैं, यानी पहले से 5 और 4 9 एक्स्ट्रा दर्ज कर रखे हैं। तो सटीक ऊंचाई 9 कम कर देंगे, सटीक औसत ऊंचाई तो 9/40 कम होगा। ठीक है, तो 40 में 160 में 0 पॉइंट कुछ कम होगा, तो 159 ही वही आएगी ना। एक ही लड़के की थी ना। हाँ, 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज एक के साथ 5,000 की राशि 6,050 हो जाती है। ब्याज दर 0, यानी 500 से 605, 5 से काटे 100 से 1 2 और 1, 10% ही तो हो रही है। अच्छा, एक फल विक्रेता 15 किलोग्राम सेब 750 में बेचता है, जिसे 5 किलोग्राम सेब के क्रय मूल्य का लाभ होता है। 750 में बेचता है 15 किलोग्राम, तो 50 रुपए किलो में बेच रहा है, जिससे उसे 5 किलोग्राम सेब के क्रय मूल्य का लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, तो इसमें क्या लॉजिक लगा भाई, छोड़ो, क्या ही सोचना ज्यादा। एक ओवन का अंकित मूल्य 12,000, इसे 2 क्रमिक छूटों के साथ बेचा जाता है। यदि दूसरी छूट 20% है और अंतिम विक्रय मूल्य 8,400, तो पहली छूट 12,000 गुणा पहली छूट माने 100 माइनस x/100 गुणे दूसरी छूट 20%, तो 80/100 बराबर 8400। ये 100 से ये गया, 1 0 से 1 0 गई। ठीक है, ये इधर 10 मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 12 80 बच रहा है, तो 0 से ये 0 गया, और इस 80 को 8 से इसको काटेंगे, क्या कट जाएगा क्या?
8 एकम 8, 8 पंजे 40, 1050 हो गया ये। तो 1050, ये 1200 माइनस 12x बराबर 1050। तो 1050 इसमें से गया तो यानी 50, 150 ही बचा। 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 6 जीरो 12 पंजे 60, 12.5%। एक बैरल में शराब और पानी का मिश्रण कुल 7:4 के अनुपात में है, इसमें 12 लीटर पानी मिलाया जाए। शराब और पानी 7:4, इसमें 12 लीटर पानी मिलाया जाए तो शराब और पानी का अनुपात 7:6। तो बैरल में मिश्रण की प्रारंभिक कुल मात्रा 2/D, तो 6, ठीक है। तो 6, 7 और 4 11, 11 छिगी 66। एक फर्नीचर स्टोर बड़ा क्वेश्चन है, छोड़ो। एक गोलाकार गेंद को एक बेलनाकार बर्तन में पानी में डुबोया गया है, ठीक है। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 5 है, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। यदि गेंद की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो गेंद द्वारा उठाए गए पानी का आयतन पूछा है। बाद में देखेंगे यार इसको। अर्धगोलाकार गुंबद 20 मीटर व्यास वर्ताकार क्षेत्र को कवर करता है। इस गुंबद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुणे 22/7 गुणा 10 गुणा 10 ये हो जाएगा। तो इसको 3.14 मान ली तो 314 का डबल 628। एक खोखले अर्धगोले की मोटाई एक समान है। आंतरिक त्रिज्या r, बाहरी त्रिज्या r। यदि r बराबर 2r, बाहरी और आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोला है तो वही होगा 2πr² और 2πr²। तो r बराबर 2r है, एक बड़ा r है तो इसकी जगह 2r है, तो ये तो पूरा कट जाएगा। तो 2r², 4:1, 4:1। एक वर्गाकार पिरामिड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार के क्षेत्रफल का 2 गुना है। यदि आधार की भुजा 6 तो 6 गुणा 6 हो गया और 6 गुणा 6 का 2 गुना ये हो गया। तो तिर्यक ऊंचाई याद करनी है अपने को। अच्छा जी, तो 6 और 6 यानी इसकी भुजा तो हो गई 6 और त्रिभुज से 4 बनेंगे जिसकी तिर्यक ऊंचाई ये तो 1/2 गुणा 6 गुणा h गुणा 4 त्रिभुज हैं और इनकी वैल्यू दे रखी है 6 गुणा 6 गुणा 2। तो 6 से 6 कट गया, ये 2 गया तो इस 2 से 2 कट गया तो h बराबर 6 आ गई। एक गोलाकार बगीचे का व्यास 28 सेंटीमीटर। यदि कोई माली बगीचे की परिधि के 75% हिस्से पर बाड़ लगाना चाहता है तो कितनी लंबाई की बाड़ की आवश्यकता होगी। बाड़ लगाना है तो 2 गुणा 22/7 गुणा व्यास है 28 तो 14, 2πr गुणा इसका 75% 3/4 तो 7 दूनी 14, 2 2 4 22 44 22 66 मीटर। ए वाले एक समबाहु त्रिभुज में परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या का अनुपात 2:1। 2:1 होता है ना, हाँ। एक वृत्त के अंतर्गत त्रिभुज ABC अंकित है, वृत्त ए पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। एक वृत्त के अंतर एक त्रिभुज ABC अंकित है, वृत्त पर ए पर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो भुजा BC के विस्तार को D पर प्रतिच्छेद करती है। BC के विस्तार को D पर प्रतिच्छेद करती है। यदि AD बराबर 6, AD बराबर 6, CD बराबर 4 तो BC की लंबाई पूछा है। अच्छा, तो ये हो गया 6 गुणे 6 बराबर 4 गुना 4 प्लस x और x की वैल्यू अपने को निकालनी है। 4 चौक 16 प्लस 4x
इधर है 36, 36 में से ये 20, 20/4 5। एक समलंब चतुर्भुज, क्या है अटपटा, ये त्रिज्या वाला एक त्रिभुज x, त्रिज्या वाले दूसरे त्रिभुज से कितनी त्रिज्या है, ए सर्कल विथ रेडियस x टचेज अनदर सर्कल विथ रेडियस 2x एक्सटर्नली, एक्सटर्नल यानी बाहरी रूप से टच कर रहे हैं, जिसकी रेडियस x है, और एक है जिसकी रेडियस 2x है। What is the length of a direct common tangent? तो इसके लिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितनी हो जाएगी, 2√r गुणा r, यही होती है ना शायद, तो ये 2x गुणे x का अंडर रूट 2√2 x, 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के केंद्र 10 सेंटीमीटर दूर हैं, उनके बीच कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती हैं और वे किस प्रकार की स्पर्शरेखाएं हैं। त्रिज्याओं वाले दो वृत्त हैं, केंद्र 10 सेंटीमीटर दूर है, अलग अलग है, तो इनके बीच में 4 स्पर्शरेखाएं खींच सकते हैं, 2 प्रत्यक्ष और 2 अप्रत्यक्ष। दो जीवाएं ए बी और सी डी एक वृत्त के अंदर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं। पी ए बी और सी डी, ए पी बराबर 6, पी बी बराबर 8, सी पी बराबर 4 और पी डी की लंबाई याद करनी है, तो 6 गुणा 8/4 दूनी 8, 6 दूनी 12। एक वृत्त में एक जीवा ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए बी 12 सेंटीमीटर लंबी केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्त की त्रिज्या तो 4 और 6, तो 6 × 36, 4 × 4 16, 6 और 6 12, 3 × 4 5 √52। अच्छा जी, ये आ गया 0.202 का क्यूब है, इधर 0.204 का क्यूब है, यानी इसमें से कितना कॉमन आ सकता है, 10 नहीं, तो वो 10 नहीं होगा, वो कितना हो जाएगा 1000, तो ये 0.001। 25वां ए क्यूब प्लस बी क्यूब बट्टे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 3 गुना ही है इसमें, इसका 3 गुना है, ये भी 3 गुना है ना, तो 3 का क्यूब 1/27। जो क्वेश्चन रह गए हैं उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेशन करनी है। टू 2.4, 3.125, 2.4, 5, 2, 5 और 5 गुणा 0.25 माइनस 3 का भाग दी, तो इसमें 75/3 और नीचे 1 0 आ जाएगी, तो 3 25 थी, 75 1 0, 2.5 माइनस 2.5, तो इसको गुना किया तो 25 पंजे यानी आएगा, तो प्लस का माइनस की वैल्यू आएगी नहीं, प्लस के ये दो वैल्यू है, जिसमें ये गुना किए तो 2 और 3, 5 अंक छोड़ के पॉइंट आएगा, तो 3 और 2 5 अंक छोड़ के पॉइंट इसी में है। 25 पंजे -5, हाँ सही है, यही आएगा। एक फल विक्रेता 15 किलोग्राम सेब 750 में बेचता है, यदि जिससे उसे 5 किलोग्राम सेब के क्रय मूल्य का लाभ होता है, यानी 15 के एसपी पे उसको प्रॉफिट है 5 के सीपी का, क्रय मूल्य का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत, यानी 15 के सीपी पे ही तो हो रहा है ना, तो ये 1/3 हो गया, 33.3। एक फर्नीचर स्टोर अपने सामान की कीमत की लागत 80% अधिक अंकित करता है। अच्छा जी, 180 अंकित करता है, वे अंकित मूल्य पर 30% की छूट देते हैं।
36 18 थी 54 माइनस 54 दिए तो इसमें 60 गए तो 120 और 26 126। ठीक है, यदि वे किसी ग्राहक को 250 की अतिरिक्त लॉयल्टी छूट मिलती है, यदि किसी ग्राहक को और स्टोर को अभी भी लागत मूल्य पर 12% का लाभ हो रहा है, तो लागत मूल्य पर 12% का लाभ हो रहा है तो फर्नीचर आइटम की लागत कीमत कितनी है? तो 12% का प्रॉफिट हो रहा है, 250 की छूट दी है, तो ये 112 में 250 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 में दोगे तो 4 और 1, तो ये जो 250 है ना, ये किसकी वैल्यू है? 14 की। पूछा क्या है? लागत कीमत, तो 100 की वैल्यू पूछा है, यानी 25,000 में 14 का भाग दे दो, 14 एकम 14, तो कितना बच गया? 6 और 5 11 110, 14 से 98, 14 अंटे 112, अंटे बार नहीं जाएगा, 7 बार ही जाएगा। तो आगे कुछ करना है नहीं। इसमें 12वां क्वेश्चन है, एक गोलाकार गेंद को एक बेलनाकार बर्तन में पानी में डुबाया जाता है। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई दे रखी है, गेंद की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो गेंद द्वारा उठाई गई पानी का आयतन, तो गेंद का ही वो हो जाएगा इसमें, तो 4/3 22/7, यानी इसको पाई रखते हैं r³ 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 का क्यूब 64, 64 को 4 से गुणा किए तो 6 चौके 24, यानी 256 हो जाएगा शायद, तो 256/3 पाई, यानी जितना उसका आयतन है उतना ही तो पानी उठाएगा। 19वां क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज ABCD में ABCD के समांतर है। ABCD में ABCD के समानांतर है। विकर्ण AC और BD एक दूसरे को AC और BD एक दूसरे को E पर प्रतिच्छेद करते हैं। त्रिभुज ABE के क्षेत्रफल का त्रिभुज CDABE और CDE के क्षेत्रफल से अनुपात। समलंब चतुर्भुज है तो इनका अनुपात पूछ रहा है। क्या बोल रहा है? AB से CD का वर्ग अनुपात। ये समझ नहीं आ रही है, ऑप्शन ही पता नहीं। अच्छा, इसमें ऑप्शन ही अटपटे हैं। द रेशियो ऑफ AB टू CD स्क्वायर, द रेशियो ऑफ AB टू CD, AB और CD की रेशियो के बराबर। ये भी नहीं कह सकते। AB और CD के स्क्वायर, ये भी नहीं कह सकते। रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABE टू द पेरीमीटर ऑफ CDE, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, यानी समलंब है, ये भुजाएं समांतर है, तो ये सर्वांग, यानी इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा ना, उसी के वर्ग के अनुपात, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो उसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा शायद। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ABC, ये कोई लॉजिक ही नहीं है। ABE, ये भी लॉजिक नहीं है, यही हो सकता है। 1 मिनट बच रही है, अपने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, शायद कोई सिली मिस्टेक ना हो, तो ये अपना पेपर, ये मॉक कंप्लीट हो गया है। पता नहीं यार, वो शायद उन मॉक्स में इसीलिए नहीं होते थे क्या, वो सिमिलर में वो अटपटी क्वेश्चन बना देते हैं, अटपटी कैलकुलेशन वगैरह सारा कुछ, शायद इस वजह से नहीं हो पा रहे थे। बाकी ये इजी भी था वैसे मॉक। देखते हैं तो क्या कुछ स्कोर रहता है, इसको सबमिट करते हैं। एक गलत हो गया अपना, बाकी तो सारे सही हैं। तो एक कौन सा गलत हुआ है उसको भी देख लेते हैं, शायद कोई सिली मिस्टेक ही हुई हो। ये लो, पहला ही गलत हो गया। अरे यार, 2.5, पता था वो सिली मिस्टेक ही होनी थी। ठीक है, और अपने सारे क्वेश्चन सही हैं। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।